हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है निखिल विद स्टडी में। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में जो है यूपी जीके की जो है आधा सिलेबस यानी आधा जो है टॉपिक कंप्लीट कर दिया था और आधा इस क्लास में मैं करवाऊंगा। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इसको शेयर भी कर देना, ठीक है। चलते हैं मध्यकालीन इतिहास की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश का है। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत इसमें दोस्तों क्या हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये दोस्तों मोहम्मद गौरी के साथ जो है भारत पर आया था लूट मार करने। उसके बाद गौरी तो चला गया था, लेकिन ये यहाँ पर छोड़कर गौरी जो है इसको चला गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट है 1192 में गौरी की अनुपस्थिति में ऐबक ने मेरठ में हुए विद्रोह को दबा दिया था। दोस्तों, एक विद्रोह हुआ था मेरठ में, जिसको मोहम्मद गौरी के ना होने पर ऐबक ने यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको दबा दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, उसके गुणों से प्रभावित होकर गौरी ने ऐबक को मलिक की उपाधि दे दी थी। दोस्तों, जो विद्रोह दबा दिया था तो उसके जो गुण थे उससे प्रभावित होकर गौरी ने ऐबक को मलिक की उपाधि दे दी थी। दोस्तों, पहले जो है किसी को भी कुछ भी उपाधि दे दी जाती थी, लेकिन 1947 के बाद जो है ये कोई आर्टिकल 18 के तहत जो है उपाधियों का अंत कर दिया गया है और कोई भी उपाधि देने से पहले राष्ट्रपति से चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। मिनहाज उस सिराज ने ऐबक को हातिम ताई कहा। दोस्तों, मिनहाज उस सिराज ने ऐबक को क्या कहा था? हातिम ताई। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, हातिम ताई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट है दोस्तों नोट। 13वीं सदी के फारसी इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह उल्लेखनीय कार्य गजनवी वंश के समय से लेकर दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक वर्षों तक भारत के इतिहास के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है दोस्तों? सबसे पहले आपको याद रखनी है एक पुस्तक। दोस्तों, पुस्तक का नाम है तबकात ए नासिरी, ठीक है। और दोस्तों, इसको लिखने वाला कौन है दोस्तों? मिनहाजुस सिराज। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का इक़्तिदार या गवर्नर था। दोस्तों, आज के समय का जो गवर्नर है, पुराने समय में इक़्तिदार हुआ करता था, जो कि ज़िला बदायूं यानी हमारे ज़िले का हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी उसका दामाद इल्तुतमिश बना, ठीक है। कौन बना था दोस्तों? इल्तुतमिश। चलते हैं नेक्स्ट। सल्तनत काल में पहली बार नियमित मुद्रा जारी करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। दोस्तों, इसने जो है टंका और तावे के सिक्कों को जीतल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके समय में जो है सिक्के बने थे, जिसको टंका और तावे से बनने वाले को जीतल कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। और ये 175 अनाज वजन वाले चांदी के सिक्कों को टंका और तावे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज तुगलक ने यूपी में जौनपुर और फिरोजाबाद नामक दो महत्वपूर्ण शहरों की स्थापना की थी। तुगलक वंश द्वारा फिरोज तुगलक ने जौनपुर और फिरोजाबाद नामक दो महत्वपूर्ण शहरों की स्थापना की थी। उन्होंने अपने चचेरे भाई फ़खरुद्दीन जौना खान या मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर शहर का निर्माण कराया, ठीक है दोस्तों। फिरोज शाह की मृत्यु के बाद जौनपुर स्वतंत्र हो गया और यहाँ एक नई सरकी सल्तनत की शुरुआत हुई। दिल्ली के बहलोल लोदी ने 1448 में जौनपुर पर कब्जा कर लिया और सरकी शासन को समाप्त कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, लोधी वंश। दोस्तों, लोधी वंश के अन्य शासक सिकंदर लोधी ने 1506 में आगरा शहर की स्थापना की और आगरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। दोस्तों, आपको ध्यान रखने योग्य ये बात है
कि सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, प्रसिद्ध कवि सूफ़ी और पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी की शिक्षा जौनपुर में हुई थी। ठीक है, थोड़ा घर दोस्तों किनारे पर ही है, तो गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं हॉर्न बजा के, तो उससे आप डिस्टर्ब ना होना। अब चलते हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत वास्तुकला पे। ठीक है, सबसे पहले हम वास्तुकला की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले जामा मस्जिद, जो कि बदायूं में स्थित है। जामा मस्जिद बदायूं का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बाबर। अब बाबर चालू हो गया, ये 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद दोस्तों हुमायूं आता है। हुमायूं जो है 1530 से 1556 के बीच रहा था। हुमायूं ने 1532 में दादरा के युद्ध में महमूद लोदी को हराया था। दोस्तों दादरा के युद्ध में महमूद लोदी को हराया था। महमूद लोदी तत्कालीन सुल्तान इब्राहिम लोदी का भाई था। महमूद लोदी जो है इब्राहिम लोदी का भाई था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हुमायूं को एक बार फिर 1540 में बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई में शेर खान से हार मिली। इससे पहले हुमायूं 1539 में चौसा की लड़ाई में शेर खान से हार गया था। दोस्तों आपको ध्यान रखने योग्य बात है 1539। दोस्तों 1539 में किसका युद्ध हुआ था? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? शेर खान और हुमायूं के बीच में। नेक्स्ट अकबर आता है। अकबर के बारे में बताते हैं दोस्तों। 1569 में अकबर ने कालिंजर के राजा रामचंद्र को हराया और उन्हें प्रयाग के पास जागीर दी। नेक्स्ट है दोस्तों 1575 में अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दोबारा इसे पुनः इलाहाबाद की जगह प्रयागराज कर दिया। जहांगीर 1605 से 1627। इसने आगरा किले के शाहबुर्ज में न्याय की शुद्ध सोने की जंजीरें स्थापित की थी। जो भी ये जंजीर हिलाएगा या घंटी बजाएगा तो उसके लिए जो है न्याय दिया जाएगा, जो कि उर्दू में जंजीर अदली कहा जाता था। जहांगीर ने सम्राट बनते ही उसके पुत्र खुसरो ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो की हत्या जहांगीर के दूसरे बेटे खुर्रम ने कर दी थी। ठीक है, खुसरो की कब्र प्रयागराज में खुसरो उद्यान या खुसरो बाग में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। ये है दोस्तों खुसरो उद्यान या खुसरो बाग प्रयाग। ठीक है, यहीं पर जो है कब्र है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यूपी में दोस्तों मुगल वास्तुकला, फतेहपुर सीकरी कैसे बना था इसके बारे में बताते हैं। फतेहपुर सीकरी उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में स्थित है। विजय के शहर के रूप में जाना जाता है। इसे मुगल सम्राट अकबर 1556 से 1505 के द्वारा राजधानी बनाया गया था और 1571 और 1573 के बीच इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, अकबर ने सूफी शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में इसका नाम सीकरी रखा। गुजरात विजय के बाद उन्होंने इसका नाम बदलकर फतेहपुर सीकरी कर दिया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग जो है मुख्य निर्माण सामग्री के रूप में किया गया था। फतेहपुर सीकरी परिसर के अंदर महत्वपूर्ण संरचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे पंचमहल की 5 मंजिला इमारत, जोधाबाई का महल। दोस्तों ये जोधाबाई का महल था, 5 माले का इमारत था ये। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जामा मस्जिद, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। जामा मस्जिद, ठीक है, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ये आपको दिख रही होगी। उसके बाद शेख सलीम चिश्ती मकबरा। दोस्तों ये शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा। दोस्तों ये बुलंद दरवाज़ा है, बहुत ही फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बुलंद दरवाजे की स्थापना
अकबर ने गुजरात विजय के लिए की थी। इसका निर्माण 1572 में हुआ था और इसे विजय द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब अकबर की जीत हुई थी तब उसने जो है खुशी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, जो कि जीत के नाम से जाना जाता है या विजय द्वार के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, एतमाद दौला। दोस्तों एतमाद दौला जो है मकबरा जो है आगरा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसे जो है जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्ज़ा गियास बेग के लिए 1622 से 1628 के बीच में बनवाया था। ठीक है, ये जो है जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी दोस्तों, जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी और यानी शाहजहां की जो है मदर थी और उसने जो है अपने पिता मिर्ज़ा गियास बेग के लिए जो है 1622 और 1628 के बीच में बनवाया था। नेक्स्ट चलते हैं ताजमहल। भारत का जो है भारत के अंदर जो अजूबे हैं उनमें से एक अजूबा है ये। शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज़ महल, जिनकी मृत्यु 1631 में हुई थी दोस्तों, उनकी याद बनाए रखने के लिए इससे अंतुष्टि मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगरा का मोती महल। मोती मस्जिद या मोती महल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। ये है, देख सकते हैं आप, मोती मस्जिद। इसके बाद शीश महल। दोस्तों ये शीश महल है, ये भी आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है। शीश महल को दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था और यह आगरा किले के अंदर स्थित है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस शीश महल या दर्पणों का महल क्यों कहा जाता है। इसका कारण है इसकी दीवारों और छतों दोनों में दर्पण का व्यापक उपयोग। ठीक है, आगरा का किला। दोस्तों ये आगरा का किला है, ये आप देख सकते हैं, जिसे लाल किला भी कहा जाता है और इसे जो है 1565 में मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित आगरा किला एक राजसी बलुआ पत्थर है, जिसे मुग़ल साम्राज्य की भव्यता के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। अपनी 2.5 किलोमीटर लंबी चार दीवारी के भीतर एक आश्चर्यजनक शाही शहर को समेटे हुए किले का आकार अर्धचंद्राकार है। इसकी पूर्वी दीवार यमुना नदी से घिरी हुई है। ठीक है, इलाहाबाद का किला। दोस्तों ये इलाहाबाद का किला है जो आप चित्र में देख सकते हैं और दोस्तों इसका निर्माण अकबर ने 1583 में करवाया था। यह किला गंगा नदी के संगम के निकट यमुना के तट पर स्थित है। यह अकबर द्वारा बनवाया गया सबसे बड़ा किला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का दोस्तों आधुनिक इतिहास। अब दोस्तों हम आधुनिक इतिहास पर आते हैं। जाजमऊ का युद्ध। दोस्तों सबसे पहले हम जाजमऊ के युद्ध पर आते हैं। तो दोस्तों मई 1765 में अवध के नवाब वजीर शुजाउद्दौला को जाजमऊ यानी कानपुर के पास अंग्रेज़ों ने हराया था। संभवतः इसी समय अंग्रेज़ों को कानपुर के सामरिक महत्व का एहसास हुआ। इस समय तक यूरोपीय व्यापारियों ने धीरे धीरे कानपुर में अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1778 में अवध की स्थानीय सेना को यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था। अवध के नवाब सआदत अली खां के साथ 1801 की संधि के तहत कानपुर अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया था। नेक्स्ट, यह कानपुर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। चलते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का गठन कैसे हुआ था। दोस्तों ये आप बहुत अच्छी तरीके से देखना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। ठीक है, तो दोस्तों 1834 तक यह राज्य बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था, लेकिन फिर चौथी प्रेसिडेंसी बनाने की ज़रूरत महसूस की गई। ये 3 प्रेसिडेंस बंगाल, बम्बई और मद्रास थी। चौथी प्रेसिडेंस को आगरा प्रेसिडेंस के नाम से जाना जाता था, जिसका नेतृत्व एक गवर्नर करता था। ठीक है, उसका 14 नवंबर 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार आगरा प्रेसिडेंस की स्थापना की गई थी। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1833 के प्रावधानों के अनुसार 1836 में यह प्रेसिडेंसी लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन हो गई थी। उसके बाद दोस्तों
जनवरी जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया। ठीक है, इस तरह सत्ता की सीट आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित हो गई थी। इसके बाद 1868 में आगरा से इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया था, जैसे हम हाई कोर्ट भी बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों 1856 में अवध को मुख्य आयुक्त के अधीन कर रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, बाद में जिलों को उत्तर पश्चिम प्रांत में मिला दिया गया और अवध में गया और 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के रूप में जाना जाने लगा। 1902 में पूरा प्रांत आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। 1920 में विधान परिषद के लिए पहला चुनाव हुआ, जिसका गठन 1921 में लखनऊ में हुआ था। उसके बाद चूँकि राज्यपाल, मंत्री और राज्यपाल के सचिवों को लखनऊ में रहना था, इसलिए तत्कालीन राज्यपाल सर हारकोर्ट बटलर ने अपना मुख्यालय इलाहाबाद से बदलकर लखनऊ कर दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों 1935 में दोस्तों जो है 1935 तक पूरा कार्यकाल लखनऊ में स्थानांतरित हो गया। फिर लखनऊ प्रांत की राजधानी बन गया, जिसका नाम अप्रैल 1937 में फिर से बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, फिर 1902 में प्रांत को आगरा और अवध में संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाने लगा, जिसे 1937 में छोटा करके संयुक्त प्रांत या यूपी कर दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों जनवरी 1950 में भारत के संविधान के तहत नाम एक बार फिर बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। फिर दोस्तों उसके बाद उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, जब भारत के गवर्नर जनरल ने संयुक्त प्रांत नाम परिवर्तन आदेश 1950 पारित किया, जिसमें संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट कर लेना। 1857 की क्रांति और उत्तर प्रदेश दोस्तों, इससे पहले 29 मार्च को 14वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे को बलिया के मूल निवासी थे, अपने सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी और अन्य सिपाहियों को विद्रोह का आह्वान किया। विशेषताएं, विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी दोस्तों। उत्तर प्रदेश इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सेदार बना था। विद्रोही सिपाहियों ने 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर द्वितीय को बादशाह घोषित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ब्रिटिश सेना ने 3 अप्रैल 1858 को ह्यूग रोज की कमान में झांसी पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई और उनके सहयोगी तात्या टोपे ग्वालियर भाग गए। जून 1858 में ग्वालियर में अंग्रेजों ने उन पर फिर से हमला किया। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून को किले की एक दीवार के पास अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गईं। केंद्र भारतीय नेतृत्वकर्ता ब्रिटिश नेता। ठीक है दोस्तों, केंद्र भारतीय नेतृत्वकर्ता और ब्रिटिश नेता। दोस्तों ये याद रखने योग्य बात है, लखनऊ, बेगम हजरत महल और कोलिन कैंपबेल। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ब्रिटिश नेता कौन था? कोलिन कैंपबेल, ये आपको ध्यान रखना है। और नेतृत्व दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था, और कहाँ किया था? लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कानपुर। नाना साहेब और तात्या टोपे ने इसका नेतृत्व किया था, और इसका जो ब्रिटिश नेता था वो था दोस्तों जनरल हैवलॉक। नेक्स्ट है दोस्तों झांसी। इसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, और जो अंग्रेज था वो था जनरल ह्यूग रोज। ठीक है, इलाहाबाद दोस्तों मौलवी लियाकत अली ने किया था, और कर्नल कौन था? वो कौन था ब्रिटिश नेता? कर्नल नील। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने जो है नेतृत्व किया था, और ब्रिटिश नेता कौन था दोस्तों? कर्नल नील। इन दोनों के नेता कर्नल नील थे। बरेली का दोस्तों खान बहादुर खान, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। खान बहादुर खान ने, जिसका जो वो था ब्रिटिश नेता, वो कौन था दोस्तों? कोलिन कैंपबेल। और दोस्तों ये कन्फ्यूजन वाले 2 सवाल हैं, एक फैज़ाबाद वाला और एक कोलिन कैंपबेल। दोस्तों एनसीईआरटी कुछ मानती है, यूपीएससी इसको कुछ मानती है, तो आपको जो है एनसीईआरटी माननी पड़ेगी, और एनसीईआरटी के लिए ये दोनों पर्याप्त हैं। नेक्स्ट मथुरा से दोस्तों देवी सिंह ने जो है नेतृत्व किया था, और ब्रिटिश नेता कौन था? कर्नल झील। नेक्स्ट है दोस्तों कालपी। इसका नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था, और यहाँ पर भी ब्रिटिश नेता कौन था? कर्नल नील।
और फतेहाबाद में दोस्तों अजीमुल्ला ने किया था, और इसका जो नेतृत्व किया था यानी जो ब्रिटिश नेता था वो कौन था दोस्तों, जनरल रेनाड। गोरखपुर से दोस्तों गजाधर सिंह ने किया था, और इसका जो ब्रिटिश नेता था वो शायद था भी या नहीं, इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। उत्तर प्रदेश 1857 के बाद स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों, चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान A.O. ह्यूम इटावा के कलेक्टर थे, ठीक है, इटावा के कलेक्टर थे, और कलकत्ता में आयोजित एक दूसरे सत्र दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में यूपी से प्रतिनिधित्व की संख्या बढ़कर 74 हो गई थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं प्रदेश में महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन। दोस्तों 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, और राष्ट्रपति कौन थे उसमें पे, जॉर्ज यूल। 1892 में इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों अधिवेशन, इसका जो वो कौन था, व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। और 1899 में दोस्तों लखनऊ में जो है हुआ था अधिवेशन, और इसके जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, रोमेश चंद्र दत्त। दोस्तों ये राष्ट्रपति नहीं, अध्यक्ष थे, ठीक है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, अध्यक्ष थे। उसके बाद 1905 में बनारस जो अधिवेशन हुआ था, और यहाँ पर जो अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद 1910 में हुआ था इलाहाबाद में, यहाँ पर सर विलियम बैडरमन थे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 1916 लखनऊ AC मजूमदार, ठीक है। 1925 कानपुर सरोजनी नायडू, और 1935 लखनऊ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 1946 मेरठ यानी आचार्य JV कृपलानी। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जो है अधिवेशन थे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं छोटा करके दे देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों गांधीवादी और दौर और उत्तर प्रदेश, ठीक है, गांधीवादी दौर और उत्तर प्रदेश। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की गांधी जी से पहली मुलाकात 1916 में लखनऊ रेलवे स्टेशन पर हुई थी। गांधी जी नेहरू की अध्यक्षता में 19वें कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ भी आए थे। खिलाफत आंदोलन, सबसे पहले दोस्तों खिलाफत आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हिंदू और मुस्लिम नेताओं की संयुक्त बैठक बुलाई गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि दोनों पक्ष अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग की नीति अपनाएंगे, ठीक है, सहयोग नहीं करेंगे उनका। उसके बाद असहयोग आंदोलन और उत्तर प्रदेश। दोस्तों असहयोग आंदोलन और उत्तर प्रदेश, 1920 से 1922 के बीच की बात है दोस्तों ये। इसमें जो है कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन अक्टूबर 1920 में मुरादाबाद में हुआ था। यह अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर भगवान दास ने की थी। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए बनारस में काशी विद्यापीठ और अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की गई थी। उसके बाद दोस्तों आंदोलन के दौरान जब ब्रिटिश प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश प्रांतीय कांग्रेस ने मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में आगरा में एक अधिवेशन आयोजित किया, इसमें ब्रिटिश प्रिंस के बहिष्कार को पूरी तरह सफल बनाने का निर्णय लिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चौरी चौरा कांड दोस्तों, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुई। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे जो कि आग लगा दी थी दोस्तों। फिर इसके कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था गांधी जी के द्वारा। तो दोस्तों चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 को, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी आंदोलन। दोस्तों क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, यहाँ पर कौन कौन से हुए थे। सबसे पहले काकोरी ट्रेन डकैती, संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी संघर्ष की पहली घटना। ये काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में बता रहा हूँ आपको। सचिंद्रनाथ सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में लखनऊ में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक संगठन की स्थापना की थी, और इस संगठन ने 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना ले जा रही 8 नंबर डाउन ट्रेन को लूट लिया। ठीक है दोस्तों, वे स्थान जहाँ क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी दोस्तों, रामप्रसाद बिस्मिल और इनको फांसी दी गई थी। एक तो था दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल जो कि गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। एक अशफाक उल्ला खां जो कि फैजाबाद में इनको फांसी दी गई थी। राजेंद्र लाहड़ी गोंडा में इन्हें फांसी दी गई थी, और रोशन सिंह नैनी में इन्हें फांसी दी गई थी।
दोस्तों उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट उत्तर प्रदेश भूगोल। दोस्तों उत्तर प्रदेश का थोड़ा भूगोल में हम ध्यान लगा लेते हैं, तो चलते हैं। इसमें तो आप समझ नहीं पाएंगे, इंग्लिश में है, यहाँ आपको डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों यूपी भूगोल के खनिज संसाधन, तो सबसे पहले दोस्तों धात्विक खनिज। लौह अयस्क मिर्ज़ापुर में सीमित भंडार पाए जाते हैं। लौह अयस्क मिर्ज़ापुर में सीमित भंडार पाए जाते हैं। तो दोस्तों लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? मिर्ज़ापुर में। बॉक्साइड, यह बांदा एवं चंदौली जिले से प्राप्त होता है बॉक्साइड। ठीक है दोस्तों। उसके बाद तांबा, प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र सौराई यानी कि ललितपुर में स्थित है। सोना, दोस्तों राज्य में सोने का भंडार आमतौर पर शारदा और रामगंगा के नदियों की रेत में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ललितपुर के भीकमपुर और सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में भी सोने का भंडार स्थित है। डायस्पोर एक खनिज है जो मुख्य रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड से मिलकर बना होता है। इसका रासायनिक सूत्र है AiO और ब्रैकेट में OH। ठीक है दोस्तों, यह बॉक्साइड अयस्क का एक प्रमुख घटक है। डायस्पोर को रत्न के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों गैर धात्विक खनिज। उत्तर प्रदेश में गैर धात्विक खनिज कौन कौन से हैं? पहला है चूना पत्थर मिर्ज़ापुर, गुरमा, कनाच और बाहुहारी और सोनभद्र का कजरहट क्षेत्र, ये सब जो है चूना पत्थर के लिए फेमस है। डोलोमाइट, दोस्तों सोनभद्र, बांदा और मिर्ज़ापुर जिलों में प्राप्त होता है डोलोमाइट। उसके बाद जिप्सम, यह झांसी एवं हमीरपुर में प्राप्त होता है जिप्सम। उसके बाद हीरा, यह बांदा और मिर्ज़ापुर में प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद यूरेनियम, दोस्तों ललितपुर ज़िले में सीमित संसाधन पाए जाते हैं, वहाँ पर यूरेनियम मिलता है। तो यूरेनियम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कई पेपरों में आ चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ तो आपको पता नहीं चलेगा, इसमें मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ।